Good morning, students. Once again, welcome in my class. This is Geography Method class, and today we will discuss about the correlation between different subjects, correlation of geography with other subjects. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी, आपको याद होगा कि कोरिलेशन का अर्थ क्या होता है, क्या हम लोग कोरिलेशन से समझते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय कोरिलेशन। और हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि ज्योग्राफी के कोरिलेशन के क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। आज हम लोग कुछ दूसरे तरह की डायमेंशन की चर्चा भी करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया था कि ज्योग्राफी का स्कूल के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध हो सकता है और इस सहसंबंध से क्या लाभ हो सकते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे तो हम लोग इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि अन्य विषयों के साथ में सोशल साइंस, मैथ्स, आईसीटी और जीवन के अन्य पक्ष इत्यादि विषय 6 डायमेंशंस हम लोगों ने देखा था और उन 6 डायमेंशंस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब चर्चा पूरी नहीं की थी, हम लोगों ने इन डायमेंशंस को देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि सहसंबंध का एक और पक्ष होता है, यानी एक पक्ष तो हम लोगों ने देखा सीधे सीधी कि उसका अन्य विषयों के साथ किस तरह से संबंध होता है। सहसंबंध जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि सहसंबंध के कितने प्रकार होते हैं और अन्य विषयों के साथ उसके क्या क्या सहसंबंध हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि सहसंबंध के कितने टाइप्स ऑफ सहसंबंध हो सकते हैं। तो सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला सहसंबंध होता है जिसको बोलते हैं इंट्रा कोरिलेशन, यानी आंतरिक सहसंबंध। आंतरिक सहसंबंध या इंट्रा कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक विषय के अंदर जो डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, एक विषय के अंदर जो भिन्न प्रकार की उसकी शाखाएं होती हैं, उनके बीच का अंतर संबंध जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा कोरिलेशन। फिर दूसरा होता है, ये एक प्रकार का हुआ। फिर दूसरा होता है इंटर कोरिलेशन। इंटर का मतलब ये हुआ कि अब ज्योग्राफी का दूसरे विषयों के साथ क्या सहसंबंध है, या किसी भी विषय का दूसरे विषयों के साथ क्या सहसंबंध है। ठीक है, ये इंटर कोरिलेशन होता है। और एक होता है, वो होता है कि बाह्य जगत के साथ इसका क्या संबंध होता है, मतलब एक्स्ट्रा कोरिलेशन। इंट्रा, इंटर और एक्स्ट्रा, ये 3 प्रकार के कोरिलेशन कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि जीवन के अन्य पक्षों में या व्यवहार परक जीवन में, जीवन के प्रायोगिक क्षेत्र में, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कहाँ उपयोग किया जा रहा है और कैसे वो किसी चीज से कोरिलेटेड है। समझ गए? तो ये जो है कोरिलेशन के 3 प्रकार होते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, कोरिलेशन के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है इंट्रा कोरिलेशन, यानी किसी भी विषय का अपने विषय के अंदर ही विभिन्न शाखाओं के मध्य जब कोरिलेशन होता है तो उसको हम लोग इंट्रा कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा कोरिलेशन होता है इंटर कोरिलेशन, जो कि अपने सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट जब दूसरे सब्जेक्ट के ज्ञान की दूसरे क्षेत्रों से जब सहसंबंध स्थापित करता है तो उसको हम लोग अंतः सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, पहला वाला अंतरा सहसंबंध, दूसरा वाला अंतर सहसंबंध, और तीसरा जो है वो एक अतिरिक्त सहसंबंध यानी एक्स्ट्रा कोरिलेशन, यानी ना वो अपने विषय से वहां पर बात होगी और ना अन्य विषयों के साथ बात होगी, बल्कि जीवन के अन्य पक्षों के साथ उसकी बातचीत होगी। उसको हम लोग एक्स्ट्रा कोरिलेशन भी कहते हैं। अब हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि भूगोल मुख्यतः तीन तरह से विषयों से कोरिलेटेड है। जब हम लोग इंट्रा कोरिलेशन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब इंट्रा कोरिलेशन की बात करेंगे तो भूगोल के अपने अंदर के सभी विषयों के साथ क्या क्या सहसंबंध है इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, प्रोडक्शन यानी अगर कोई भूगोल में, हम भूगोल का अध्ययन जब करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं, उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकते हैं,
मिनरल प्रोडक्शन कर सकते हैं और हम लोग कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए 3 प्रकार के प्रोडक्शन की हम लोग जब चर्चा करते हैं तो नेचुरली प्रोडक्शन के साथ एक शब्द हमेशा जुड़ा हुआ है एंड दैट इज डिफरेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम चर्चा करेंगे तो नेचुरली किसी भी हाल से कोई भी प्रोडक्शन जब डिस्ट्रीब्यूशन में की शक्ल में आएगा तो वो इकोनॉमिक फीचर्स अपने साथ लेकर के आएगा। तो कोई भी अगर प्रोडक्शन हम पढ़ते हैं यानी एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हम पढ़ते हैं तो उसके साथ हमको ये पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों को देखना है कि भूगोल के अंदर भी 2 शाखाओं के बीच में काफी अंतर संबंध होता है। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ने लगते हैं तो एग्रीकल्चर में हमको ये पढ़ना पड़ता है कि कहाँ का एग्रीकल्चर जो है वो साइंटिफिक तरीके से हो रहा है और कहाँ साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा है, कहाँ पर प्रिमिटिव स्टाइल में किया जा रहा है। जहाँ साइंटिफिक तरीके से हो रहा है वहाँ का फिर सिचुएशन देखना पड़ता है कि वहाँ का क्या डेवलपमेंट की स्थिति है, साइंटिफिक डेवलपमेंट वहाँ पर कितना हुआ है। तो ये सब आपस में घुले मिले बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपस में घुले मिले होते हैं। कोई भी देखना पड़ता है कि किसी भी तरह का अगर प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी मार्केटिंग कहाँ हो रही है। जब मार्केटिंग हो रही है तो कम्युनिकेशन या परिवहन के साधनों की क्या स्थिति है, तो फिर उससे हमको परिवहन के साधन पढ़ने पड़ जाते हैं। तो जब परिवहन के साधन जब हम पढ़ने लगते हैं तब हमको ये देखना पड़ता है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर किस तरह के नेचुरल फीचर्स हैं, क्या वो पोर्ट के पास है, क्या समुद्र के पास है, बंदरगाहों के पास है, कि वो रोडवेज से किसी दूसरे जगह से जुड़ा हुआ है, कि वो एयरवेज से जुड़ा हुआ है, तो या रेलगाड़ी से, ट्रेन से जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को फिर देखना पड़ता है। तो नेचुरली फिर हमको वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर आना पड़ता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमको पढ़ना पड़ जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आपस में भी इनका इंटर रिलेशन बहुत गहरा होता है और जब तक ये संबंध नहीं रहेगा, आपस के विभिन्न शाखाओं के बीच में, इनके बीच में संबंध नहीं रहेगा, तब तक ये तय मानिए कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं होता है। सो इंट्रा रिलेशनशिप जितना समृद्ध होगा, जितना मजबूत होगा और जितना समृद्ध होगा, वो सब्जेक्ट अपने आप में उतना ही कंप्लीट सब्जेक्ट के तौर पर माना जाएगा। आप और हम जैसे लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोगों को ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट मिला है जो अपने आप में टॉप लेवल का कंप्लीट सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत सारी शाखाएं हैं और कोई भी शाखा बेमतलब नहीं है, और जितने भी विषय की शाखाएं हो सकती हैं सब ज्योग्राफी का हिस्सा हैं। कब ऐसा कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। विश्व की जितनी भारत के भी जितने विषय हैं उन सारे विषयों की माँ जो है वो भूगोल है, यहीं से सारे विषय निकलते हैं। तो इस लेकर के आप समझ सकते हैं यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब भूगोल में जब हम पृथ्वी ही पढ़ते हैं तो जितने भी विषय हैं वो सब पृथ्वी से ही जुड़े हुए हैं, पृथ्वी से इतर कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो उन सारे विषयों का हम कमोबेश कहीं ना कहीं अध्ययन कर ही रहे होते हैं, सिर्फ हमको उसको खोजना होता है। तो जब हम इंट्रा रिलेशनशिप देखते हैं तो भूगोल का इंट्रा रिलेशनशिप भी बहुत समृद्ध है, बहुत मजबूत है और इसके बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, बहुत एरिया इसका काफी समृद्ध एरिया है। तो इस लेकर के हम ये समझ सकते हैं कि ये ज्योग्राफी जो है वो इसके इंटर रिलेशनशिप बहुत मजबूत है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आंसर में इतना ही इंटर रिलेशनशिप के बारे में लिखना है विथ एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा आपको फोकस करना है इंटर रिलेशनशिप पर। अब हम लोग बातें करेंगे इंटर रिलेशनशिप की बातें हम लोग करेंगे। जब इंटर रिलेशनशिप की बातें हम लोगों ने की थी तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स, ये 3 क्लियर कट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि जिसके साथ भूगोल का गहरा सहसंबंध है। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सोशल साइंस के साथ क्या क्या
कैसे कैसे इसका संबंध है। सोशल साइंस में क्या सब्जेक्ट हो सकता है? सोशल साइंस में पहला सब्जेक्ट जो भूगोल के बहुत नजदीक सब्जेक्ट है वो है इतिहास, हिस्ट्री। और दूसरा सब्जेक्ट फिर आइए आप सिविक्स, नागरिक शास्त्र। तीसरा सब्जेक्ट आइए इकोनॉमिक्स। फिर चौथा सब्जेक्ट आइए आप सोशियोलॉजी। तो ये 4 मुख्य ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ भूगोल के संबंधों की पड़ताल हम लोग करेंगे। आज देखते हैं हिस्ट्री के साथ भूगोल का क्या संबंध है। स्टूडेंट्स एक बात को हमेशा याद रखिए, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ टाइम, पक्का, और ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस। ज्योग्राफी कभी भी विदाउट टाइम नहीं पढ़ा जा सकता है और हिस्ट्री कभी भी विदाउट प्लेस या स्पेस नहीं पढ़ा जा सकता है। समझ में आई बात? जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान हमको रखना पड़ता है कि वो भूगोल जो है वो किसी स्थान का अध्ययन किस काल में हम कर रहे हैं, किस काल खंड में हम कर रहे हैं, चाहे कोई भी एस्पेक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। भूगोल के एग्रीकल्चर का अध्ययन कर रहे हैं, भूगोल के क्लाइमेट का अध्ययन कर रहे हैं, ज्योग्राफी के लैंड फीचर्स का अगर हम स्टडी कर रहे हैं, या अगर क्लाइमेट का स्टडी कर रहे हैं, या अगर किसी भी चीज़ का हम स्टडी, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन का हम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम कर रहे हैं तो हमेशा टाइम के पर्सपेक्टिव्स में हमको उसको देखना होता है। दूसरा, अब अगर इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो कोई भी इतिहास, अगर मान लीजिए कहाँ पर किस तरह का राज्य का शासन था, किस तरह के लोग वहाँ रहते थे, कौन सा राजा था, कब राजाओं का परिवर्तन कैसे कैसे हुआ, किस प्रकार से राजाओं ने अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बढ़ाया या घटाया, ये सब जो बाउंड्रीज हैं और ये सब जो चीजें हैं वो हिस्ट्री किसके बेस पर पड़ता है? ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बेस पर वो पढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं विद्यार्थियों कि इतिहास और भूगोल में गहरा सहसंबंध है। इन दोनों का जो बेसिक फंडामेंटल की वर्ड्स है वो है टाइम एंड स्पेस। ठीक है, टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड प्लेस। ज्योग्राफी के लिए प्लेस पहले आता है, हिस्ट्री के लिए टाइम पहले आता है, पर विदाउट टाइम ज्योग्राफी नहीं पढ़ा जा सकता है एंड विदाउट प्लेस हिस्ट्री नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत गहरा इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए अब बातें करते हैं सिविक्स के साथ। ज्योग्राफी का एक बहुत अच्छा सा ब्रांच है, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जब ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखते हैं, या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो उसमें हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री का या किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का क्या पॉलिटिकल बाउंड्री है और उस पॉलिटिकल बाउंड्री में किस तरह का पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो चल रहा है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा अपने नेबरिंग कंट्रीज में, हमने नेपाल को पढ़ा। ठीक है, अब नेपाल में क्या पॉलिटिकल ऑर्डर है, उस पॉलिटिकल ऑर्डर में किस तरह के सिविक सेंस हैं, लोग किस तरह के सिविलाइजेशन में रह रहे थे, अब क्या चेंज आया है, उसको हम लोग इसमें पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। इसके साथ हम पढ़ते हैं कि लोगों का सोसाइटी, जब सोशियोलॉजी से, ये तो सिविक्स की बातें मैंने की, ये मैंने आपको सिविक्स की बातें की। अब हम लोग सोशियोलॉजी जब पढ़ने लगते हैं तो सोशियोलॉजी में के साथ ज्योग्राफी का बहुत गहरा अंतर संबंध है। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ने लगते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि किसी भी जगह का किस तरह का सोशल कंस्ट्रक्शन है, या सोशल बनावट किस तरह की है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, क्या फैमिली स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ के सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, सामाजिक नियम क्या हो सकते हैं, किस तरह का समुदाय वहाँ पर रह रहा है, किस तरह की भाषा वहाँ बोली जा रही है, क्या जातिगत वहाँ पर व्यवस्था है, क्या वहाँ पर भेदभाव है, क्या वहाँ पर औरतों की स्थिति है। ये सब चीज़ें जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमको हमारा सोशियोलॉजी के साथ या ज्योग्राफी का सोशियोलॉजी के साथ बहुत गहरा अंतर संबंध है। इतना ही नहीं, हम इसमें एंथ्रोपोलॉजी तक जाते हैं और रेसेस पढ़ते हैं, एथनिक ग्रुप्स पढ़ते हैं, है ना, ट्राइबल लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ने लगते हैं तो हम सोशियोलॉजी से
जुड़ते हैं और सोशियोलॉजी ज्योग्राफी से जुड़ता है। जब सोशियोलॉजी भी इन बातों को पढ़ने लगता है कि किसी तरह के लोगों का उद्भव कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से यहाँ आकर बसे हैं, तो उसको ज्योग्राफी का सहारा लेना ही पड़ जाता है। तो इस तरह से हम और आप समझ सकते हैं कि सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी में बहुत गहरा अंतर संबंध है। ठीक है, ये सब आप एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। फिर तीसरी बात है इकोनॉमिक्स के साथ इसका कितना गहरा संबंध है। देखिए भाई, एकदम साफ बात यह है कि ज्योग्राफी जो है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इकोनॉमिक्स क्या है? वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब रखता है। बस यही दोनों की बातें में यही दोनों के का मेन पॉइंट है। भूगोल उत्पादन करता है और उत्पादन करने के बाद उस उत्पादन को लोगों तक पहुंचाने या मार्केट तक पहुंचाने का काम भूगोल का होता है। कितना उत्पादन हुआ और कितना प्रोडक्शन हुआ और वो प्रोडक्शन किस कीमत पर लोगों तक पहुंचे, मार्केट तक पहुंचे, ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो आंकड़ा होता है इसको, और इन आंकड़ों का जो प्रोसेसिंग होते हैं और इन आंकड़ों के पीछे जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, इसकी पड़ताल इकोनॉमिक्स करता है। तो नेचुरली इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो दो की पॉइंट है, दैट इज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों की पॉइंट कॉमन की पॉइंट है, और ये दोनों कॉमन की पॉइंट इन दोनों को आपस में को रिलेट करके रखता है। जब तक ज्योग्राफी के प्रोडक्शन नहीं पता चलेगा और ज्योग्राफी उसको दूसरी जगह पहुंचाएगा नहीं, तब तक इकोनॉमिक्स अपना काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम ये सोचते हैं। नॉट ओनली दिस, इकोनॉमिक्स जो है वो ज्योग्राफी को एक डायरेक्शन भी देता है। वो बताता है कि बेटर कॉस्टिंग, अच्छा मूल्य आपको कहाँ मिल सकता है, अच्छे प्रकार की किस्म आप कैसे उगा सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन हो सकता है, या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है तो इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ हो कि मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट हमको प्राप्त हो सके। ये सारी चीजें हमको इकोनॉमिक्स बताता है। तो मार्केट की खबर, प्राइस की खबर और इकोनॉमिक बेनिफिट की खबर हमको इकोनॉमिक्स देता है, और ज्योग्राफी उसके प्रोडक्शन का इंतजाम करता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब किताब रखता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में बहुत गहरा अंतर संबंध है। सिर्फ इतनी ही बातें आप मत समझिए, इससे जुड़ी और भी बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम कितना मिल रहा है, क्या डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स का भी उतना ही हिस्सा है जितना ज्योग्राफी का हिस्सा है। इस पूरे बातों पर इकोनॉमिक्स का भी अधिकार है और भूगोल का भी अधिकार है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स और भूगोल आपस में इंटर रिलेटेड हैं। फिर एक और सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री का सहसंबंध हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सिविक्स का सहसंबंध देखा, हम लोगों ने सोशियोलॉजी का सहसंबंध को हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के सहसंबंध को देखा। तो इस तरह से ये चार मुख्य ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं और जिनके साथ भूगोल का बहुत ही गहरा सहसंबंध है। मेरे विद्यार्थियों, जब आप इसको नोट्स बनाने लगिएगा तो बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनिएगा, और आप हर पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल जरूर डालिएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है वैसे आप एग्जाम्पल जरूर डालिएगा। और आप पहले हायरार्की बनाइएगा। हायरार्की में पहले ऊपर भूगोल का सहसंबंध लिखिएगा, उसके बाद उसके 3 जो है एरोज बनाइएगा, डाउन एरोज बनाइएगा, नीचे गिरता हुआ एरो बनाइएगा, जिसमें आपको देखना होगा पहला अंतरा सहसंबंध, दूसरा लिखिएगा अंतः सहसंबंध, और तीसरा लिखिएगा एक्स्ट्रा सहसंबंध यानी अतिरिक्त सहसंबंध, है ना। इंट्रा कोरिलेशन, इंटर कोरिलेशन एंड एक्स्ट्रा कोरिलेशन। जब आप इंट्रा कोरिलेशन लिखिएगा तो उसमें ज्योग्राफी के जितने ब्रांचेस हैं उनके नाम आप लिखिएगा, ठीक है। दूसरा जब आप लिखिएगा इंटर कोरिलेशन तो उसमें आप 3 मेन ब्रांचेस आप फिर निकालिएगा डाउन एरोस के साथ, जिसमें पहला लिखिएगा सोशल साइंस, सेकंड लिखिएगा साइंस और थर्ड लिखिएगा मैथ्स, ठीक है।
अब जब सोशल साइंस को निकालिएगा, उसके भी डाउन एरोज निकालिएगा, तो उसमें ये 4 सब्जेक्ट निकालिएगा, 4 मेन सब्जेक्ट के रूप में आप निकालिएगा, जिसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये 4 निकालिएगा। आगे की चर्चा मैं आपके साथ अगले क्लास में करूंगी। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, और मैं इसका एक एरो इस तरह का बना करके, हायरार्की बना करके आपको पीडीएफ में दे दूंगी, या फिर आपको ऑनलाइन ये व्हाट्सएप पर आपको शेयर कर दूंगी। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं। ओके।